अनीता के हाथ जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे, पर नज़रें रसोई की खिड़की से बाहर गेट की तरफ ही थी। चाय की घूंट लेते हुए वो सैंडविच टोस्टर में ब्रेड लगाने लगी। आरव, जल्दी नहाकर निकलो वरना देर हो जाएगी, उसने बेटे को आवाज़ दी। मम्मा, मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं। मोजे खोजने के चक्कर में चाय ठंडी हो रही थी, अतः अनीता उसके कमरे की तरफ भागी। मोजे देकर उसका बस्ता चेक किया और फिर पानी की बोतल भरने लगी। चलो बेटा, दूध कॉर्नफ्लेक्स जल्दी ख़त्म करो, ये बनाना भी खाना है। मम्मा, आज लंच बॉक्स में क्या दिया है? आरव के इस सवाल से वह घबराती थी, अतः धीरे से बोली, सैंडविच। उफ, आपने कल भी यही दिया था, मैं नहीं ले जाऊंगा। आदित्य की मम्मी हर दिन उसे बदल बदल कर चीज़ें देती हैं लंच बॉक्स में। आरव पैर पटकते हुए बोला। सुधा दीदी 2 दिनों से नहीं आ रही हैं। जिस दिन वह आ जाएगी मैं अपने राजा बेटे को रोज़ नई नई चीज़ें दिया करूँगी उससे बनवाकर। अब मान जा बेटा। अच्छा ये लो रुपए, कैंटीन में मनपसंद कुछ खा लेना। आदित्य की गृहिणी माँ से मात खाने से बचने का अब यही एक उपाय शेष था। सोचा तो था कि रात में कुछ नया सोचकर आरव के लंच बॉक्स की तैयारी करके सोएगी, पर कल ऑफिस से लौटते लौटते इतनी देर हो गई कि खाना बाहर से ही पैक करा कर लेती आई। खिड़की के बाहर देखा, गेट पर कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी, 7 बज रहे थे, स्कूल बस आती ही होगी। बेटे को पुचकारते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। ये बाइयाँ भी अपनी अहमियत खूब समझती हैं, अतः मनमानी करने से बाज नहीं आती हैं। सुधा पिछले 4 सालों से उसके यहाँ काम कर रही थी। सुबह 6 बजे ही हाजिर हो जाती और फिर अनीता के जाने के वक्त 9 बजे तक लगभग सारे काम निपटा लेती। वह खाना भी काफ़ी अच्छा बनाती थी। उसी की बदौलत लंच बॉक्स में रोज़ नए नए स्वादिष्ट व्यंजन रहते थे। शाम 6 बजे उसके दफ्तर से लौटते वह फिर हाजिर हो जाती। चाय के साथ सुधा कुछ स्नैक्स भी ज़रूर थमाती। सुधा की बदौलत ही अनीता घर के कामों से बेफिक्र रहती थी और दफ्तर में अच्छा काम कर पाती। नतीजा 4 सालों में 3 प्रमोशन। अब तो वह उदय से दोगुनी सैलरी पाती थी, परंतु अब सुधा के न होने पर काम के बोझ तले उसका दम निकले जा रहा था। बढ़ती सैलरी अपने साथ बेहिसाब जिम्मेदारियां लेकर आ गई थी। हाँ, साथ ही साथ घर में सुख सुविधाएं भी बढ़ गई थी। तभी उदय और अनीता इस पॉश इलाके में इतने बड़े फ्लैट को खरीद पाने में सक्षम हुए थे। सुधा के रहते उसे कभी किसी और नौकर या दूसरी काम वाली की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। लगभग उसी की उम्र की औरत होगी सुधा, और काम बिल्कुल उसी लगन से करती जैसे वह अपनी कंपनी के लिए करती थी। इसी से अनीता हमेशा उसका खास ध्यान रखती और घर के सदस्य जैसा ही सम्मान देती। परंतु इधर कुछ महीनों से सुधा का रवैया कुछ बदलता जा रहा था। सुबह अक्सर देर से आती या न भी आती, बिना बताए 2-2, 3-3 दिनों तक गायब रहती। अचानक उसके न आने से अनीता परेशान हो जाती, पर समयाभाव के चलते अनीता ज़्यादा इस मामले में पड़ नहीं रही थी। सुधा की गैर मौजूदगी में किसी तरह काम हो ही जाता और फिर जब वह आती तो सब संभाल लेती। आरव को बस में बैठा अनीता तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए घर में घुसी। बिखरी हुई बैठक को अनदेखा कर वह एक बार फिर रसोई में घुस गई। वह कम से कम 2 सब्जियां बना लेना चाहती थी, क्योंकि आज रात उसे लौटने में फिर देर जो होनी थी। हाथ भले छुरी से सब्जी काट रहे थे, पर उसका ध्यान आज ऑफिस में होने वाली मीटिंग पर अटका था। देर रात तक एक विदेशी क्लाइंट के साथ एक बड़ी डील के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करनी थी। उसके पहले मीटिंग में सारी बातें तय करनी थी। आधे पौने घंटे में उसने काफ़ी कुछ बना लिया। अब उदय को उठाना ज़रूरी था, वरना उसे भी देर हो जाएगी। उदय कभी घर के कामों में उसका हाथ नहीं बटाता था, उल्टे 1000 नखरे करता। कल रात भी वह बड़ी देर से आया था। उलझकर वक्त जाया ना हो इसीलिए अनीता ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, जबकि उदय का बैंक 6 बजे तक बंद हो जाता था। वह महसूस कर रही थी कि
इन दिनों उदय के खर्चों में बेहिसाब वृद्धि हो रही है। शौक भी उसके महंगे हो गए थे। आए दिन महंगे होटलों की पार्टियां अनीता को नहीं भाती। फिर सोचती आखिर कमा किसके लिए रही है। घर और दोनों गाड़ियों की मासिक किस्तों और उस पर बढ़ रहे ब्याज के विषय में सोचती तो उसके काम की गति बढ़ जाती। आज तुम आरव को मम्मी के घर से लाने ही नहीं गए। बेचारा इंतज़ार करता वहीं सो गया था। तुम तो जानते ही हो मम्मी के हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। वह आरव की देखभाल करने में असमर्थ हैं। अनीता ने बेहद नर्म लहजे में कहा, पर मन तो हो रहा था कि पूछे इस बार क्रेडिट कार्ड का बिल इतना अधिक क्यों आया। मगर उदय फट पड़ा, हाँ मैं तो बेकार बैठा हूँ। मैडम खुद देर रात तक बाहर गुच्छरड़े उड़ाकर घर आए। मैं जल्दी घर आकर करूँगा क्या बच्चे की देखभाल। उदय के इस जवाब से अनीता हैरान रह गई। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। सिर झुकाए लैपटॉप पर काम करती रही। क्लाइंट से मीटिंग के पहले यह प्रेजेंटेशन तैयार कर उसे कल अपने मातहतों को दिखानी ज़रूरी थी। कनखियों से उसने देखा उदय सीधे बिस्तर पर ही पसर गया। खून का घूंट पी वह लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाने लगी। चाय बन चुकी थी पर उदय अभी तक उठा नहीं था। अपनी चाय पी वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। अपने बिखरे पेपर समेटे, लैपटॉप बंद किया। साथ साथ वह नाश्ता भी करती जा रही थी। हल्की गुलाबी फॉर्मल शर्ट के साथ किस रंग की पैंट पहने वह सोच रही थी। आज खास दिन जो था। तभी उदय की खटपट पटर सुनाई देने लगी। लगता है जाग गया है। यह सोच अनीता उसकी चाय वही देने चली गई। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, अब जल्दी चाय पी लो, मैं बस निकलने वाली हूँ। पर्दे को सरकाते हुए अनीता ने कहा, क्या यार जब देखो तब हड़बड़ी में रहती हो, कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो। उदय लेटे लेटे ही उसके हाथ को खींचने लगा। उदय अब ज़्यादा रोमांटिक ना बनो, मेरी शर्ट पर सलवटें पड़ जाएंगी। छोड़ो मुझे, नाश्ता और लंच बॉक्स मैंने तैयार कर दिया है, खा लेना। 9 बजने को है, तुम भी तैयार हो जाओ, कह अनीता हाथ छुड़ा चल दी। उदय दरवाज़ा बंद कर लो, मैं निकल रही हूँ, अनीता ने कहा और फिर सीढ़ियाँ उतर गैराज से कार निकाल ऑफिस चल दी। अनीता मन ही मन मीटिंग का प्लान बनाती जा रही थी। शैलेश को वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त अपने साथ रखेगी। बंदा स्मार्ट है और उसे इस प्रोजेक्ट का पूरा ज्ञान भी है। अजीत को मार्केटिंग डिटेल्स लाने को कहा ही है। एक बार सबको अपना प्रेजेंटेशन दिखा, उनके विचार जान ले तो फिर फाइनल प्रेजेंटेशन रचना तैयार कर ही लेगी। सब सही सही सोचे अनुसार हो जाए तो एक प्रमोशन और पक्की। यह सोचते अनीता के अधरों पर मुस्कान फैल गई। ऑफिस के गेट के पास पहुंच उसे ध्यान आया कि लैपटॉप, लंच बॉक्स सहित जरूरी कागजात वो सब घर पर भूल आई है। आज इतनी दौड़ भाग थी सुबह से कि निकलते वक्त तक मन थक चुका था। अनीता ने कार को घर की तरफ घुमा दिया। कार को सड़क पर ही छोड़ वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। दरवाज़ा अंदर से बंद न था, हल्की थपकी से ही खुल गया। हॉल में कदम रखते ही उसे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। ओह सुधा डार्लिंग, तुमने आज दिल खुश कर दिया, सारी भूख मिट गई। सुधा यू आर ग्रेट, उदय की आवाज़ थी। साहब जी आप भी ना। तो सुधा आ चुकी है, उदय उसे डार्लिंग बोल रहा है, पर इस तरह। सोच अनीता का सिर मानो घूमने लगा, पैर जड़ हो गए, जबान तालू से चिपक गई। उसकी बची खुची होश की हवा, चूड़ियों की खनखनाहट और उदय के ठहाकों ने निकाल दी। वह उल्टे पांव लौट गई, बिना लैपटॉप लिए ही जाकर कार में बैठ गई। उसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक गई थी। मेरी पीठ पीछे ऐसा कब से चल रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। उदय मेरे साथ ऐसी बेवफाई करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती। घर संभालते संभालते उस औरत ने उसके पति को भी संभाल लिया। सुधा की ज़रूरत पर वह तड़प उठी कि कब उदय उससे इतनी दूर हो गया। वह तो हमेशा हाथ बढ़ाता था, मैं ही छिटक देती थी।
उसके प्यार इजहार की भाषा को मैंने खूब अनदेखा किया। उदय को इस गुनाह के रास्ते पर ढकेलने वाली मैं ही हूँ। साथ साथ तो चल रहे थे हम, अचानक यह क्या हो गया। शायद साथ नहीं, मैं कुछ ज़्यादा तेज चल रही थी। पर मैं तो घर, पति और बच्चे के लिए ही काम कर रही हूँ। उनकी ज़रूरतें और शौक़ पूरा हो, इसके लिए दिन रात घर बाहर मेहनत करती हूँ। क्या उदय का कोई फ़र्ज़ नहीं? वह अपनी अय्याशी के लिए बेवफाई करने की छूट रखता है? विचारों की अंधड़ में घिरी कार चला वह किधर जा रही थी, उसे होश नहीं था। बगल की सीट पर रखे मोबाइल पर ऑफिस से लगातार फ़ोन आ रहे थे। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की बेहद उच्च पदासीन अनीता अचानक खुद को हारी हुई, लुटी पिटी, असहाय महसूस करने लगी। उसे सब कुछ बेमानी लगने लगा कि कैसी तरक्की के पीछे वह भागी जा रही है। उसे होश ही न रहा कि वह कार चला रही है। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। सिरहाने उदय और आरव बैठे थे। डॉक्टर बता रहे थे कि अचानक ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाने से ये बेहोश हो गई थी। कुछ दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी हो गई। शैलेश और अजीत ऑफिस से उससे मिलने आए थे। उनकी बातों से लगा कि उसकी अनुपस्थिति में ऑफिस में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। अनीता ने उन्हें आश्वासन दिया कि बेहतर महसूस करते ही वह ऑफिस आने लगेगी। तब तक घर से स्काइप के जरिए वर्क एट होम करेगी। उदय को देख उसे घृणा हो जाती। उस दिन की हंसी और चूड़ियों की खनखनाहट की गूंज उसे बेचैन किए रहती। उदय को छोड़ने यानी तलाक की बात भी उसके दिमाग में आ रही थी। पर फिर मासूम आरव का चेहरा सामने आ जाता कि क्यों उसका जीवन बर्बाद किया जाए। उसके उच्च शिक्षित होने का क्या फ़ायदा यदि वह अपनी ज़िंदगी की उलझनों को ना सुलझा सके। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। एक कवि की ये पंक्ति उसे हमेशा उत्साहित करती थी। विपरीत परिस्थितियों में शांतिपूर्वक जूझने के लिए प्रेरणा देती थी। आज भी वह हार नहीं मानेगी और अपने घर को टूटने से बचा लेगी, ऐसा उसे विश्वास था। अनीता से उसकी कॉलेज की एक सहेली मिलने आई। वह लंदन में रहती थी। बातों बातें में उसने बताया कि वहाँ तो नौकर दाई मिलते ही नहीं, अतः सारा काम पति पत्नी मिलकर करते हैं। अनीता को उसकी बात जच गई कि अपने घर का काम करने में शर्म कैसी। उसके जाने के बाद कुछ सोचते हुए अनीता ने उदय से कहा, उदय, मैं सोचती हूँ कि मैं नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूँ, घर पर रहकर तुम्हारी तथा आरव की देखभाल करूँ। तुम्हारी शिकायत भी दूर हो जाएगी कि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, घर पर ध्यान नहीं देती हूँ। यह सुनना था कि उदय मानो हड़बड़ा गया। उसे अपनी औकात का पल भर में भान हो गया। आरव के महंगे स्कूल की फीस, फ्लैट और गाड़ियों की मोटी किस्त से ये सब तो उसके बूते पूरा होने से रहा। कुछ ही पलों में उसे अपनी सारी अय्याशियाँ याद आ गई। नहीं डियर, नौकरी छोड़ने की बात क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, हकलाते हुए उदय ने कहा, ताकि तुम अपनी सुधा डार्लिंग के साथ गुलछर्रे उड़ा सको। नहीं, मुझे अब घर पर रहना है और किसी औरत को नहीं रखना है। अनीता ने सख्त लहजे में तंज कसा। उदय के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गया और अनीता से माफ़ी मांगने लगा। भारतीय नारी की यही खासियत है, चाहे वह कम पढ़ी लिखी हो या ज़्यादा, घर हमेशा बचाए रखना चाहती है। अनीता ने भी उदय को एक मौका और दिया, वरना दूसरे रास्ते तो हमेशा खुले हैं उसके पास। अनीता ठीक हो ऑफिस जाने लगी। गाड़ी के पहियों की तरह दोनों अपनी गृहस्थी की गाड़ी आगे खींचने लगे। अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अनीता ने भी तय कर लिया कि वह घर और दफ्तर दोनों में सामंजस्य बैठाकर चलेगी। भले ही एकाध तरक्की कम हो। नौकरी छोड़ने की उसकी धमकी के बाद से उदय अब घर के कामों में उसका हाथ बटाने लगा था। इन सब बदलावों के बाद आरव पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था।
क्योंकि अब लंच बॉक्स उसकी मम्मी खुद तैयार करती और रोज़ नई नई डिशेस देती। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है वापसी। आलोक जी रिटायर होकर घर आ गए थे। उनका सामान गाड़ी से उतारा जा रहा था। शोभा देवी खुशी खुशी उनका सामान उठा उठाकर उनके कमरे में व्यवस्थित कर रही थी। उनका पूरा सामान जम गया तो उन्होंने एक सरसरी नज़र पूरे कमरे पर डाली और बहुत ही आनंदित हो उठी। अब उन्हें सुकून था कि पति घर आ गए हैं। अब वे उनके मनपसंद का खाना उन्हें बना बनाकर खिलाएगी, उनकी सेवा टहल करेंगी और उनके पास रहने का, उनके सानिध्य में समय बिताने का उन्हें मौका मिलेगा। 25 वर्षों से वे उनसे अलग थी। उनकी पोस्टिंग दूर दराज इलाके में थी और हर 3 साल में उनका ट्रांसफ़र भी हो जाता था। बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान ना हो, क्योंकि हर बार नया स्कूल, नया घर, नई परिस्थितियों से सामना करने में बहुत मुश्किल होती थी। इसीलिए तय किया गया कि उनके मायके के शहर में ही उनको रखा जाए और वे बच्चों का पालन पोषण भली भांति करती रहें। घर में एक बहू भी आ गई थी। छोटा बेटा भी ब्याह के लायक हो चला था और बिटिया की भी शादी धूमधाम से कर दी थी। इन सब जिम्मेदारियों को निभाने में शोभा जी को अकेले ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। वे कम पैसों में ही पूरी गृहस्थी को संभाले रहीं, पर पति से उनकी दूरी बनी रही। उनके मन में बस यही एक आस थी कि रिटायरमेंट के बाद आलोक जी घर आएंगे और वे उनके साथ अपने सुरमई जीवन के शेष दिन अच्छे से गुजार लेंगी। आलोक जी के साथ अधिक से अधिक समय शोभा जी बिताना चाह रही थी। वे उनके पास बैठी रहती। घर गृहस्थी का काम भी उन्होंने बहू के जिम्मे छोड़ रखा था और इसकी प्रैक्टिस भी वह उसको 5 महीने से लगातार करवा रही थी, ताकि एक पल को भी वे अपने पति से दूर ना रह सकें। रिक्तता का जो समय अभी तक गुजारा है, उसकी पूर्ति करना चाहती थी। शोभा जी ने देखा कि मैं जब भी आलोक जी के पास जाती हूँ, वे अपने मोबाइल में ही डूबे रहते हैं और ना जाने क्या खटर पटर पटर उसमें करते रहते हैं। शोभा जी को समझ में नहीं आता कि इतने दिनों बाद वे अपनी पत्नी से मिल रहे हैं, पर कोई उत्साह नहीं है। शोभा जी ने उषा प्रियवंता जी की कहानी वापसी पढ़ रखी थी और तब से ही उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि जब भी उनके पति वापस आएंगे, वह ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगी, उनका पूरा ध्यान रखेंगी, उन्हें उपेक्षित नहीं करेंगे। इसीलिए वे हर पल आलोक जी के पास बैठी रहती। लेकिन आलोक जी थे कि उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वे उनके पास बैठती या उनसे बात करती तो वे असहज हो जाते। जब वो अकेले रहते तो फेसबुक, व्हाट्सएप भी उनके साथी बन चुके थे। विकिपीडिया से शब्दों ने दोस्ती कर ली थी और फिर इंस्टाग्राम से उन्होंने दोस्ती कर रखी थी। फेसबुक तो जैसे उनकी पहचान ही बन गई थी। उसी पर अपनी कुछ भी पोस्ट डालते रहते और लोगों से बतियाते रहते। शोभा जी कोसती कि हम पास बैठे हैं, हमसे बात तो करो। वे अपने जीवन भर के संचित दुख को उनसे बांटना चाहती थी, बताना चाहती थी कि किस तरह से उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना इन 25 सालों में किया है। किस तरह से उन्हें भनक तक नहीं लगने दी कि वे किस संकट में रहीं, क्योंकि आप तो अकेले रहते थे। आप किसी भी दुविधा में या चिंता में न पड़े, इसीलिए दुख कभी साझा नहीं किया। यही सोचा कि यहाँ मेरे पास मायके वाले थे, मैं अपना मन दुख बांट सकती थी। लेकिन पति तो पति होता है ना, वह जीवन का आधा भाग होता है।
शोभा जी अच्छे से तैयार होकर उनके पास आती, लेकिन क्या मजाल थी कि फ़ोन से नज़र हटाकर वे उनकी तरफ देखते। फेसबुक पर लगी हुई सुंदरियों में ही उनका मन रमा रहता। अब स्थिति यह बन रही थी कि शोभा जी कुछ भी कहती और आलोक जी असहज हो जाते और छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो गई थी। शोभा जी रात में भी उनके पास आकर बैठती, लेकिन वे अपने ही बुद्धू बॉक्स में उलझे रहते। शोभा जी सो जाती और वे देर रात तक जागते रहते। शोभा जी सुबह जल्दी उठती और वे सुबह देर तक सोते रहते। वे घर में ऐसे कपड़ों में घूमते जैसे अकेले ही हो। बेटा शोभा जी से कहता, मम्मी पापा को समझाओ, घर में बहू है, वे ढंग से रहें। शोभा जी आलोक जी को समझाती तो वे बुरा मान जाते। वे कमरे का दरवाज़ा उड़का कर रखते। कई बार शोभा जी ने महसूस किया कि वे किसी से बात कर रहे हैं। उनके आते ही वे शांत हो जाते। उन्हें महसूस होता कि वे अब 21वीं सदी के आलोक जी बन गए हैं। वे उनके पुराने आलोक जी नहीं हैं, जो 25 साल पहले कहते थे कि शोभा तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। अचानक शोभा जी को मालूम पड़ा कि आलोक जी फिर से जा रहे हैं। आलोक जी ने बताया कि मैंने एक जगह नौकरी कर ली है। आलोक जी ने बेटे संतोष को बैठक में बुलाया और कहा कि मेरी नौकरी लग गई है और मैं फिर से जा रहा हूँ। शोभा जी अचानक लिए उनके फैसले से हतप्रभ हो गई। कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने बताया कि सरकार ने रिटायर्ड लोगों को भी नौकरी पर रखने की बात कही थी और मैंने उसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। वहाँ से बुलावा आया है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। शोभा जी ने कहा कि अब घर गृहस्थी बहुत संभालने लग गई है, बेटे भी बड़े हो गए हैं, अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। लेकिन आलोक जी बोले कि मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, तुम वहाँ अकेली कैसे रहोगी? यहाँ बाल बच्चों के साथ रहो, नाती पोतों को भी देखभाल की ज़रूरत है। शोभा जी बोल उठी कि आपको नौकरी की क्या ज़रूरत है? इतना पैसा मिला है आपको, जीपीएफ का, पेंशन में भी अच्छी खासी मिल रही है, क्यों जाना चाहते हो? यही सब जीवन के छड़ों में सभी के साथ रहो तो अच्छा लगेगा। आलोक जी मन में सोच रहे थे कि मैं कैसे बताऊं कि मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यही मेरी दुनिया है और इसी में जीना अच्छा लगता है। इसीलिए तुम्हारा साथ में रहना, तुम्हारा टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं अपने एकाकी जीवन में ही मस्त और व्यस्त होने जा रहा हूँ। आलोक जी का सामान एक बार फिर से बंद हो गया। आलोक जी का वह सामान जो आया था वो चढ़ने लगा। दरवाजे पर गाड़ी खड़ी थी और आलोक जी एक बार फिर से वापस हो रहे थे अपने दूसरे गंतव्य के लिए। पर इसके पीछे शोभा जी इस बार बहुत उदास थी और अंदर से टूट रही थी। सोच रही थी, क्या मुझे अकेले ही इस रास्ते को फिर से संभालना होगा? शोभा जी ने फिर से रसोई संभाल ही ली थी। आलोक जी की गाड़ी में सामान रखा जा रहा था। इस बार आलोक जी का जाना उन्हें बहुत खल रहा था। उनकी सारी उम्मीदें खो चुकी थी। पति को जाते देख उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।